अपने बारे में अजीबो अजीब बातें सुनकर रत्ना को बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि उषा को यूँ सबके सामने डपट दूँ कि इसकी क्या यहाँ पर मौजूद सबकी बोलती बंद हो जाए, क्योंकि रत्ना ने देखा कि उषा ने सबसे पहले उसकी बुराई शुरू की और अब तक वह बोले ही जा रही है, लेकिन कुछ भी कहने या करने की उसके पास हिम्मत ही नहीं है। रत्ना को लगता है कि वह बहादुर नहीं है और ना ही उसके पास इन लोगों जितनी हिम्मत है। कहीं उसके प्रतिक्रिया देने से वे लोग उसे और चिढ़ाने लगे तो। सारी गलती तो माँ की है। परिस्थितियों को देखते हुए भी पता नहीं क्यों अंधी और स्वार्थी बन बैठी हैं। इनका तो पैसों से मोह कभी छूटेगा ही नहीं। दरअसल लंच का समय था। स्कूल के सभी टीचर्स साथ में बैठकर खाना खा रही थीं। सब एक दो चार के ग्रुप में बटी हुई थीं। रत्ना अपनी 3 सहेलियों के साथ एक ग्रुप में थी। सभी बातें कर रही थी। बच्चों और सास ससुर और ननंद देवरानी जेठानी की बातें करने के बाद हमेशा की तरह बात घूमकर रत्ना के ऊपर आ टिक गई। बीना ने कहा, रत्ना तू कुछ बोल नहीं रही है। क्या बोले बेचारी, शादी तो की नहीं, ना बच्चा ना पति ना सास ननद, किसकी बुराई करे बेचारी। पता नहीं कब करेगी शादी, उम्र तो निकल जा रही है। नुपुर ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। तभी उषा ने कड़वे लहजे में कहा था, अब क्या करेगी यह शादी। उसके ये वाक्य रत्ना के कानों में गर्म लोहे की तरह घुसते चले गए थे। पहले ही कम बोलती थी, उषा के वाक्यों ने तो उसके हृदय पर पत्थर रखकर मुंह पर ताला जड़ दिया था। उसके मुख पर 1000 रेगिस्तानों की सी वीरानी और गरम धूल की परतें जम गई थीं। उषा की बात सुनकर आंख जड़ होकर खाने की प्लेट पर जड़ हो गई थी। उषा की बात पर बीना और नुपुर भी हैरान रह गए थे। उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। रत्ना की अभी तक शादी नहीं हुई थी, तो उसमें उसका क्या दोष था। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, रत्ना की भी थी। तभी तो अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। वे चारों हम उम्र थीं, सहकर्मी थीं, परंतु उनमें अकेली रत्ना ही अविवाहित थी। बाकी तीनों न केवल शादीशुदा थे, बल्कि तीनों के बच्चे भी थे। उनके बीच घर परिवार और शादी को लेकर बातें होती ही रहती थी। सभी रत्ना को शादी करने की सलाह देती रहती थी, परंतु इतनी तल्ख बात आज से पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। रत्ना अंतर्मुखी स्वभाव की थी, कम बोलती थी, अपना दुख दर्द भी किसी से नहीं बांटती थी। उस दिन भी उषा की तल्ख बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसका दिमाग सनसना सा गया था। क्या अब उसकी शादी नहीं होगी? क्या वह बूढ़ी हो गई थी? बाल पकना क्या बुढ़ापे की निशानी है? पारिवारिक संस्कारों और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह लड़कों से खुलकर बात नहीं कर पाई। वह सुंदर थी, कई लड़के उसके जीवन में आए, उससे प्रेम निवेदन भी किया, उसने उनका प्यार स्वीकार भी किया, परंतु जब लड़के एक सीमा से आगे बढ़कर उसे बिस्तर पर लेटाना चाहते तो वह भाग खड़ी होती। यह सब शादी के बाद वह कहती तो लड़के उसे घमंडी, दकियानूसी और बेवकूफ़ लड़की समझकर छोड़ देते। लिहाजा 30 वर्ष की उम्र तक उसका कोई स्थायी बॉयफ्रेंड न बन सका जिसके साथ वह घर बसाने की बात सोच सकती। अब तो कम उम्र के लड़के उससे दूर भागने लगे थे और उसकी उम्र के दायरे वाले आदमी शादीशुदा थे। माँ भी उसकी शादी के बारे में नहीं सोचती थी। इसमें माँ का दोष नहीं था। वह डरती थी कि शादी के बाद रत्ना जब अपने घर चली जाएगी तो वह किसके सहारे जीवन व्यतीत करेगी। उनकी जीविका का कोई साधन नहीं था, जबकि उनका लड़का था और उसकी पत्नी भी थी। दोनों माँ के साथ पुश्तैनी घर में रहते थे। उसके भाई को पिता की जगह पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिली थी। पिता के घर में माँ के साथ रहता था, परंतु अपनी तनख्वाह का एक पैसा भी माँ को नहीं देता था। माँ का गुजारा उनकी पेंशन और रत्ना की कमाई से चलता था। एक ही घर में 2 परिवार रहते थे, माँ बेटी और बेटा बहू। कैसी विडंबना थी। माँ किस तरह बेटी के साथ भेद करती है और बेटे को महत्व देती है,
यह पहली बार रत्ना को तब पता चला जब उसके पिता की मृत्यु हुई। वह सरकारी सेवा में ग्रुप बी ऑफिसर थे और रिटायरमेंट आदि का कुल 20 लाख के लगभग मिला था। सारा पैसा माँ ने एक स्कीम में डाल दिया था। 20,000 के लगभग माँ की पेंशन बंधी थी, कम नहीं थे। बाप की जगह पर जब अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात हुई तो सबने यही सलाह दी कि बेटी रत्ना यह नौकरी कर लेगी। वह 22 साल की और ग्रेजुएट थी। आसानी से उसे ग्रुप सी की नौकरी मिल जाती और उसका भविष्य संवर जाता। भाई छोटा था और उसका ग्रेजुएशन भी पूरा होने में 1 साल बाकी था। ग्रेजुएशन के बाद भविष्य में वह कोई अच्छी नौकरी पा सकता था। सबकी बातें सुनने के बाद माँ ने अपना निर्णय सुनाया। बेटी बाप की जगह नौकरी करेगी तो हमें क्या मिलेगा? एक दिन वह शादी करके ससुराल चली जाएगी। उसकी तनख्वाह ससुराल वालों को जाएगी। बेटे को पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका क्या होगा? सो नौकरी बेटा ही करेगा, चाहे जो हो जाए। लोगों ने बहुत समझाया परंतु माँ अपने निर्णय से नहीं डिगी। विभाग में आवेदन किया तो उन्होंने बेटी की कम उम्र और शिक्षा को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए। माँ ने बड़े अधिकारी से मिलकर बात की तो उन्होंने रास्ता सुझाया कि बेटे के ग्रेजुएशन तक इंतज़ार कर सकते थे। लिहाजा मामला 1 साल तक अधर में लटका रहा। जब रजत का ग्रेजुएशन हो गया और वह 21 साल का हो गया तो उसे पिता के स्थान पर नौकरी मिल गई। सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो एक पारिवारिक महिला शुभचिंतका ने रत्ना की मम्मी वंदना को सलाह दी। वंदना बहन, बेटी की नौकरी मिल गई है, आपको पेंशन मिल रही है। बेटी ग्रेजुएशन करके घर में बैठी है, अब उसकी शादी कर दो। वंदना को शुभचिंतका की बात नागवार गुजरी। गहरी सांस लेकर कहा, अभी कहाँ से कर दे? बेटी की अभी अभी नौकरी लगी है, कुछ जमा पूंजी हो तो करे। शुभचिंतका ने हैरानी से कहा, क्या बात करती हो बहन? पति का पैसा कहाँ चला गया? उसको बेटी की शादी में खर्च कर देंगे तो बुढ़ापे में मुझे कौन पूछेगा? बेटा और बेटी दोनों की शादी करनी है, परंतु बेटा कुछ कमा कर जोड़ ले तो सोचूंगी। तब तक बेटी भी कोई ना कोई नौकरी कर लेगी। आज के ज़माने में एक आदमी की कमाई से घर कहाँ चलता है? बात तो ठीक है, परंतु जवान बेटी समय पर घर से विदा हो जाए तो माँ की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, वरना हर समय लांछन का दाग लगने का भय सताता रहता है। बहन, सच्ची बात कहूँ? वंदना ने नाराजगी के भाव से कहा, दूसरों की मैं नहीं जानती, परंतु मेरी बेटी बहुत सीधी है। मैंने उसे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मरती मर जाएगी, परंतु गलत काम नहीं करेगी। मजाल है कि राह चलते किसी लड़के की तरफ निगाह उठाकर देख ले। शुभचिंतिका ने मन ही मन सोचा, लगता है वंदना ने जमाना नहीं देखा है, कितना बदल गया है। लड़का लड़की किस तरह खुलेआम इश्क फरमाती घूम रहे हैं। लगता है समाज में नैतिकता और मर्यादा की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। रत्ना कब तक जमाने की बदबूदार हवा से अपनी नाक बंद करके रखेगी? जवानी की आग जब देह को जलाने लगती है तो बड़े बड़े तिल के समान जल जाती है। शुभचिंतिका ने वंदना को आगे समझाना उचित नहीं समझा। रत्ना के पास कोई चारा नहीं था। भाग दौड़ कर उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, परंतु घर में बैठने से तो यह बेहतर था कि वह काम कर रही थी, अनुभव प्राप्त कर रही थी। इधर उसने बीएड का फॉर्म भर रखा था। चयन होने पर 1 साल की ट्रेनिंग पर चली गई। ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे उसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर अध्यापिका की नौकरी मिल गई। रत्ना के जीवन में खुशियाँ थी, परंतु प्यार नहीं। उसका कोई प्रेमी नहीं था। इसकी कोई चाहत भी उसके मन में नहीं थी। वह चाहती थी जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बंध जाए, पति के घर चली जाए, फिर उसके जीवन में प्यार और खुशी के अनमोल मोती बरसेंगे। परंतु माँ को जैसे उसके विवाह की कोई चिंता ही नहीं थी। उसके रिश्ते आते तो अनमने ढंग से बात सुनती और मना करती थी, परंतु बेटे की शादी की चर्चा वह बहुत लगन से करती। कोई रिश्ता आता तो खोद खोद कर जानकारी लेती। परिवार कैसा है, लड़की सुंदर है या नहीं, पढ़ी लिखी है या नहीं, और सबसे मुख्य बात पूछना ना भूलती, दहेज कितना मिलेगा।
जब भी घर में कोई अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार आता, केवल रजत की शादी की बात होती। वह तो जैसे घर की बेटी ही नहीं थी। वह बस एक पैसा कमाने की मशीन और घर का काम करने वाली नौकरानी थी। घर के सारे खर्च भी उसकी तनख्वाह से चलते हैं। बेटा अपने वेतन की एक पाई भी माँ के हाथ पर ना धरता, ना कोई हिसाब देता, बस अपने शौक पर खर्चा करता या बैंक में जमा करता। माँ भी अपनी पेंशन का पैसा कभी कभार ही बैंक से निकालती। रत्ना माँ और भाई के होते हुए भी अपने ही घर में एक उपेक्षित सा जीवन व्यतीत कर रही थी। दहेज के लालच में माँ ने रजत की शादी एक धनी परिवार की लड़की के साथ तय कर दी। पता नहीं वंदना के मन में क्या था। बड़ी बेटी कुमारी बैठी थी और उससे 2 साल छोटे भाई की शादी तय कर दी थी, क्योंकि अच्छा खासा दहेज ला रही थी वह। किसी खास ने सवाल किया तो वंदना का दिल जला देने वाला जवाब था। बेटा दहेज ला रहा है, परंतु बेटी दहेज लेकर जाएगी, तो क्यों ना पहले बेटे की शादी करूं। रत्ना के दिल को बहुत चोट पहुंची। पहले वह घर की बातें किसी से नहीं कहती थी, परंतु ये सारी बातें उसने अपनी सहेलियों से कही। तो बीना ने कहा, यार समझ में नहीं आता, तुम्हारी माँ सगी है कि सौतेली? अरे सौतेली माँ भी बहुत अच्छी होती है। समझना बहुत मुश्किल है कि वह तुम्हारी शादी के खिलाफ क्यों है। मुझे तो लगता है या तो इसका भाई बहुत होशियार है या इसकी माँ बहुत लोभी और लालची, जो बेटे के विवाह में लेना तो जानती है पर बेटी के विवाह में कुछ भी खर्च नहीं करना चाहती। नुपुर ने कहा, तुम्हारा भाई अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, माँ अपना पैसा खर्च नहीं कर रही है। रत्ना तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। कल तुम्हारी भाभी घर में आएंगी तो पूरे घर में उसका राज होगा। तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। मेरी सलाह मानो, तुरंत बैंक में अपना खाता खोल लो और बुरे दिनों के लिए कुछ बचा कर रखो। बीना ने उसे उचित सलाह दी। तभी उषा ने कहा, और मेरी मानो तो यह सती सावित्री का चोला उतार कर फेंक दूं। आज के ज़माने में नैतिकता, मर्यादा और पारिवारिक संस्कारों का आडंबर ओढ़कर जीने से जीवन बहुत कठिन हो जाता है, खासकर जब सगी माँ और भाई तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने में जुटे हों। ऐसी स्थिति में तुम्हें स्वयं अपना रास्ता तलाश करना होगा। किसी लड़के को पसंद करके उसके साथ घर बसा लो, वरना उम्र निकलने के बाद पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। उषा की बात बहुत सही थी। सबने उसकी बात से सहमति जताई। सबसे पहला काम उसने यह किया कि बैंक में खाता खोल लिया। अगले महीने जब उसने माँ के हाथ पर पैसे नहीं रखे तो माँ ने कड़े स्वर में पूछा, रत्ना तनख्वाह नहीं मिली क्या? मिली है, परंतु बैंक में है। रत्ना ने भी जोर से जवाब दिया। अब दबकर रहने से क्या हासिल होने वाला था? बैंक में क्या? क्योंकि अब तनख्वाह सीधे बैंक खाते में आने लगी है। उसने बिना घबराए जवाब दिया। तो कल निकाल कर ले आना ना, राशन भरवाना है। मम्मी घर में भाई भी है, वह मुझसे ज़्यादा तनख्वाह पाता है। आपकी पेंशन भी कम नहीं है, फिर घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी ही क्यों? आप दोनों अपना पैसा क्या ऊपर वाले के घर लेकर जाएंगी? रत्ना ने गुस्से में कहा। रत्ना की बात सुनकर माँ सन्न रह गई। उनकी गाय जैसी बेटी मरखनी कैसी हो गई, यह उसकी सहेलियों के समझाने का असर था, परंतु माँ की समझ में नहीं आया। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, यह कैसी बातें कर रही है तू? क्या तू इस घर की सदस्य नहीं है? मेरी बेटी नहीं है? आपने मुझे अपनी बेटी माना ही कहाँ है? जब से होश संभाला है रजत को तरजीह दी जा रही है। मुझसे 2 साल छोटा है, परंतु शादी आप उसकी पहले कर रही हैं। ध्यान रखना कहीं आपके संस्कार धूल में ना मिल जाए। क्या मतलब है तेरा? मतलब आप अच्छी तरह समझती हैं। कोई भी लड़की जीवन भर अनुचित अनुशासन और बंधन को स्वीकार नहीं कर सकती। एक ना एक दिन वह बंधन तोड़कर बरसात के पानी की तरह बह जाएगी। तब आप पारिवारिक मर्यादा का ढोल पीटती रहना। माँ की बोलती बंद हो गई। रत्ना बेचारी आज कितनी हिम्मत से इतना सब बोल पाई थी, वरना तो उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। उसकी सहेलियों ने उससे खूब सिखाया पढ़ाया था।
माँ से खुलकर बात करने के लिए कहा था, तभी आज वह इतनी कुछ बोल पाई थी। परंतु अब डर रही थी कि माँ का पता नहीं कौन सा रूप देखने को मिले। परंतु माँ ने भी उससे कोई बात नहीं की और कई दिनों तक सामान्य व्यवहार किया। शायद उनके मन में भी डर बैठ गया था कि रत्ना कोई गलत कदम ना उठा ले और परिवार की मर्यादा तोड़कर किसी लड़के के साथ भाग ना जाए। रत्ना ने माँ के सामने बगावत के तेवर अवश्य दिखाए थे, परंतु आने वाले दिनों में उसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ पहले की ही तरह चलता रहा। हाँ, 2 महीने के बाद रजत की शादी हो गई और रत्ना की छोटी भाभी घर में आ गई। सहेलियाँ उसे बीच बीच में उकसाती रहती थीं वह किसी लड़के से प्यार कर ले, परंतु अब कोई लड़का उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होता। उसके मुखमंडल पर गंभीरता के कारण बड़ी उम्र की परिपक्वता झलकने लगी थी। उसके पास भी इतना साहस ना था कि वह स्वयं किसी लड़के या पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर सके। वह इतनी संकोचित थी कि किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी जबान जैसे तालू से चिपक जाती थी। कुछ साल और बीत गए। रत्ना अब 30 की हो चुकी थी। अब वह लड़की कम महिला ज़्यादा लगती थी। वह मन ही मन दुखी रहने लगी थी। मम्मी ने तो जैसे ठान लिया था कि उसकी शादी तो दूर, शादी की बात भी नहीं करेंगी। इस बीच सहेलियों के उकसाने के बावजूद वह किसी के प्यार में गिरफ्तार ना हो सकी। स्कूल में भी कई कुंवारे अध्यापक थे, परंतु किसी के साथ उसका टांका ना भिड़ सका। और आज उषा ने ऐसी बात कह दी थी कि वह दुख के अथाह सागर में डूब गई थी। काफ़ी देर तक जब वह कमरे से नहीं निकली तो मम्मी ने आकर उसे उठाया। अभी तक लेटी हो, रात हो गई है, चलो खाने का प्रबंध करो। रत्ना ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मेरा खाने का मन नहीं है, खुद बना लो या बहू से कहो। वह क्या जीवन भर महावार लगाकर बैठी रहेगी? रत्ना के स्वर में तीखा व्यंग था। बहू लाखों का दहेज लेकर आई थी, इसीलिए मम्मी कभी भी उसे घर के किसी काम के लिए नहीं कहती थी। रत्ना के रूप में बिना तनख्वाह वाली सीधी सादी गऊ जैसी नौकरानी जो मिली थी, परंतु अब उसे सिधाई का चोला उतार कर चंडी बनकर जीना होगा। कब तक कुड़ती रहेगी? क्यों नहीं अपने लिए रास्ता ढूंढ लेती? अभी भी देर नहीं हुई थी। माँ कुड़कुड़ाती हुई चली गई। उस रात रत्ना ने ना तो घर का कोई काम किया ना खाना खाया। माँ ने भी उससे खाने के लिए नहीं पूछा। डायन माँ भी अपने बच्चों से इस तरह की बेरुखी और बेदर्दी नहीं दिखाती, परंतु वंदना किसी और मिट्टी की बनी थी। कोई माँ अपनी बेटी की दुश्मन नहीं होती, परंतु कुछ माएँ बेटों के प्यार में अंधी होकर बेटियों का जीवन बर्बाद कर देती है। वंदना बेटे के लिए सारा पैसा बचाकर मरना चाहती थी। दूसरे दिन सुबह रत्ना बहुत शांत थी। उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था। अब कोई दुविधा उसके मन में नहीं थी। बीना और नुपुर ने कहा, रत्ना, कल तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उषा को तो तुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तू अभी भी शादी कर सकती है। उषा ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, रत्ना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कहा था ना, मजाक के तौर पर कहा था, परंतु बात इतनी गंभीर हो जाएगी मैंने सोचा ही नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, मैं जानती हूँ उषा। रत्ना ने मुस्कुराकर कहा और उसका हाथ पकड़कर सहला दिया। मैं तो उस बात को भूल चुकी हूँ। अब मैंने कुछ और निर्णय ले लिया है। क्या? के भाव से तीनों ने उसके चेहरे को दिखा। उसने जवाब दिया, अब मैं माँ के संरक्षण से बाहर निकलकर अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। तुम लोग मेरे लिए एक किराए का कमरा ढूंढ दो। माँ और भाई को बता दिया? नुपुर ने पूछा। नहीं, मकान मिलने पर बता दूंगी, पर ढूंढने की बजाय अगर तुम अपने लिए वर ढूंढ लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, बीना ने सलाह दी। वह भी ढूंढ लूँगी, तुम मेरी मदद करोगी तो। उषा इतनी देर से कुछ सोच रही थी, अचानक बोली, रत्ना, मैं एक बात कहूँ, परंतु यह ना समझना कि मैं फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। तुम बताओ तो सही। बीना ने उसका उत्साह बढ़ाया। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, परंतु तुम्हें शायद वह अच्छा ना लगे। अच्छा क्यों नहीं लगेगा?
नुपुर ने पूछा। क्योंकि वह कुंवारा नहीं है, विदुर है, और उसकी 5 साल की एक बच्ची भी है। विदुर और एक बच्ची का बाप? बीना के मुंह से निकला। उसने रत्ना को देखा। वह शांत थी। नुपुर भी हैरान थी कि उषा फिर से रत्ना का मजाक बना रही थी। बोली, यार कल भी तुमने उसका दिल दुखाया था और आज भी। हाँ उषा, रत्ना अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि उसके लिए कुंवारा वर ना मिले। आज लड़के 30 साल की उम्र में ही शादी करना पसंद करते हैं। प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए अच्छा वर मिल जाएगा, बीना ने कहा। वैसे वह है कौन जिसकी तू बात कर रही है? नुपुर ने जिज्ञासा से पूछा। उषा का उत्साह मर गया था, फिर भी उसने बताया, मेरा भाई है। उसकी पत्नी कुछ वर्ष पहले मर गई थी। घर में माता पिता और एक बेटी है। सरकारी नौकरी में है। उम्र ज़्यादा नहीं है, 34 या 35 साल। बस कमी इतनी है कि वह विधुर है और एक बच्ची का बाप है। कुछ पलों के लिए सन्नाटा पसरा रहा। फिर बीना ने कहा, रिश्ता तो अच्छा है, परंतु क्या रत्ना तैयार होगी? पराई माँ की बच्ची को अपनाकर उसे माँ का प्यार दे सकेगी? परंतु क्या रत्ना की माँ ऐसे रिश्ते के लिए तैयार होंगी? नुपुर ने सवाल खड़ा किया। इसकी माँ जब कुंवारे लड़के के साथ शादी नहीं करा रही है तो वह विधुर के साथ शादी के लिए कैसे मान जाएंगी? बीना ने कहा। फिर कैसे होगा? नुपुर ने भौहें नचाकर पूछा। रत्ना सबकी बातें गौर से सुन रही थी और मन ही मन कुछ बून रही थी। उसके दिमाग में विचार बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। उसे जल्द ही निर्णय लेना होगा, वरना एक दिन वह महिला से बूढ़ी स्त्री में बदल जाएगी। तब उसके हाथ में जीवन के सुखमय पल नहीं, बस सूखी रेत के रसहीन कण होंगे, जो उसकी आंखों में सदा किरचों की तरह कसकते रहेंगे। अब उसकी आंखें रत्ना के ऊपर टिकी थी। रत्ना ने ज़्यादा देर उन्हें पसोपेश में नहीं रखा। धीमे से बोली, मुझे उषा के कज़न का रिश्ता मंजूर है। सभी हैरान रह गए। रत्ना से ऐसे उत्तर की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। सभी समझ रहे थे कि वह मना कर देगी। सबसे ज़्यादा आश्चर्य बीना और नुपुर को हुआ, तो सबसे ज़्यादा खुशी उषा को हुई। परंतु वे तीनों नहीं जानती थी कि भविष्य में पत्नी और माँ की दोगुनी खुशियाँ जो रत्ना को प्राप्त होने वाली थी, उनके बारे में सोचकर वह अभी से रोमांचित और अभिभूत हो रही थी। क्या तुम एक लड़की को माँ का प्यार दे सकोगी? बीना ने पूछा। हाँ, रत्ना ने दृढ़ स्वर में कहा। अपने जीवन में मुझे मेरी माँ से जो उपेक्षित व्यवहार मिला है, उससे मैं समझ सकती हूँ कि ममता से वंचित लड़की के हृदय पर क्या गुजरती है। मैं अपनी होने वाली बेटी को ऐसा प्यार दूंगी कि लोग मुझे असली माँ समझेंगे। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, परंतु तुम एक बार फिर से रात में सोच लो, कल बताना, नुपुर ने सलाह दी। उसे सलाह देने की आदत सी थी। नहीं, अब सोचने का वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मैं माँ के नरक से बाहर निकलना चाहती हूँ। अब जब तुम उषा के भाई के रिश्ते के लिए राजी हो तो तुम्हें किराए का कमरा क्यों चाहिए? एक आध महीना अपने घर में गुजार लो, बीना ने कहा। चलो, मेरे मन से पश्चाताप की आग ठंडी हो गई। रत्ना ने मेरी बात मानकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, वरना कल की बात को लेकर मैं परेशान होती रहती। उषा ने खुश मन से कहा। पिछली बातों को याद करने का कोई लाभ नहीं है। अब आगे की सोचो, यह सब कैसे होगा? नुपुर ने कहा। सबने बीना की तरफ देखा। वही समझदारी भरा जवाब दे सकती थी। कुछ पल विचारने के बाद उसने कहा, रत्ना के घर की परिस्थितियां देखते हुए उसका बाजे गाजे और बारातियों के साथ शादी करना संभव नहीं है। कोर्ट मैरिज करना ही बेहतर तरीका होगा। क्यों ना आर्य समाज मंदिर में शादी कर ले, नुपुर ने सुझाव दिया। फिर भी शादी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, तो एक बार में ही क्यों नहीं? सभी कोर्ट मैरिज पर सहमत हैं। उषा ने सलाह दी। आज ही उसके मामा के घर चलकर सब कुछ तय कर लिया जाए। सभी तैयार हैं तो ऐसे कार्य में देरी क्यों? उषा के कज़न का नाम सुशील था। वह 35 वर्ष का ही था। लंबा और छरहरा कद, हंसमुख चेहरा। रत्ना तो पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गई। सुशील के घर में उसके माता पिता और बेटी ही थी। अच्छा खाता पीता घर था,
जब सभी सुशील और उसके माता पिता से बातें कर रहे थे, रत्ना ने सुशील की बेटी को पुचकार कर अपने पास बुला लिया। गोद में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आपका नाम क्या है? अनुराधा, लेकिन मुझे सब अनु अनु कहते हैं। अरे आपके तो दोनों नाम ही बहुत प्यारे हैं, उसने अनु को अपनी गोद में समेटते हुए कहा। आप स्कूल जाते हो? हाँ, मैं क्लास 1 में हूँ और मैं ड्राइंग बना लेती हूँ। दिखाऊं? वह झटपट उसकी गोद से उतर गई और बैग से ड्राइंग की किताब लाकर उसे दिखाने लगी। वाह, बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती हो। आंटी, आपको ड्राइंग आती है? मेरी दादी माँ को नहीं आती। हाँ, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती है। आप मुझे बनाना सिखाओगे? उसने मासूमियत से कहा। हाँ, लेकिन मैं बहुत दूर रहती हूँ। आप मुझे अपने घर में रख लो तो मैं आपको रोज़ ड्राइंग सिखा कर दिखाऊंगी। अनु कुछ सोचने लगी, फिर बोली, पापा से पूछती हूँ। और वह दौड़कर सुशील के पास गई। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका ध्यान आकर्षित कर बोली, पापा, इन आंटी को ड्राइंग आती है, आप इन्हें घर पे रख लो ना, तो मुझे अच्छी ड्राइंग बनाना सिखा देंगी। अनु की भोली बात पर सभी हंसने लगे। अनु की समझ में नहीं आया कि सब हंस क्यों रहे थे। सुशील ने पूछा, यह आंटी आपको अच्छी लगती है? हाँ पापा, आप इन्हें अपने घर में ले आओ। ठीक है बेटा, आप जैसा कहोगे। उस दिन रत्ना को जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई थी। खुशियों के उड़न खटोले में उड़ती हुई जब वह घर पहुंची तो वंदना रौद्र रूप लिए उसका इंतजार कर रही थी। स्वर में कोई प्यार, ममता और दुलार नहीं, बल्कि सौतेली माँ जैसा व्यवहार। कहाँ से मुंह काला करके आ रही हो? रत्ना के मन में आनंद का सागर लहरा रहा था। उसने शांत भाव से कहा, माँ, मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ, कभी प्यार से पूछ भी लिया करो। इतनी देर कहाँ कर दी? उनके स्वर की तलखी कम नहीं हुई थी। रत्ना ने सोचा, बता ही दूँ, एक दिन बताना ही है, बोली। माँ होते हुए भी जो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए थी वह मेरी सहेलियाँ निभा रही हैं, इसीलिए देर हो गई। क्या मतलब? माँ ने भौहें ऊंची करके पूछा। उनकी समझ में सचमुच कुछ नहीं आया था। अपने लिए वर ढूंढने गई थी, रत्ना ने साफ साफ बता दिया। सुनकर माँ के तोते उड़ गए। कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फटी आंखों से उसे देखती रहीं, फिर बोली, तुम्हारी शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्यों? पापा की मृत्यु के बाद जो पैसा मिला था वह कहाँ गया? उसमें मेरा भी तो आधा हिस्सा है ना। उसके बारे में सोचना भी मत, वंदना ने चेतावनी देते हुए कहा। तुम भले ही घर से भागकर शादी कर लो, परंतु उस पैसे के बारे में सोचना भी मत। रजत नया प्लॉट खरीद रहा है, उसके लिए पैसे बचा कर रखे हैं। रत्ना के मुंह में ढेर सारी कड़वाहट घुल गई। मुंह पर थू का भाव लाते हुए बोली, यही तो आप चाहती थी कि मैं कहीं भाग जाऊं, परंतु बचपन में ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। बेटी को अनिच्छा से पालना और बड़ा करना, फिर उसे पर्दों में बंद करके रखना ताकि कहीं मुंह काला करके परिवार की झूठी मर्यादा को मटिया मेट ना कर दें, यही आप जैसी माँओं ने सीखा है। आपकी इसी गंदी सोच ने देश की बेटियों का भविष्य गर्द पर रखा है। माँ, आप चिंता ना करो, आपके पति और बेटे की कमाई का मुझे एक ढेला भी नहीं चाहिए। जीवन में खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपका पैसा मेरे किस काम का, जब मेरे जीवन में पति, परिवार और बच्चे का सुख ही नहीं। सोच कर देखिए, अगर आपके माँ बाप आप जैसी सोच के होते और आपकी शादी ना करते तो आप भाई के घर में कैसा महसूस करती और कैसा जीवन व्यतीत करती। रत्ना आज बहुत कुछ बोल गई थी। वंदना को जैसे लकवा मार गया था। रत्ना ने जैसे अंतिम प्रहार करते हुए कहा, आप रजत को राजमहल बनवा कर दीजिए, वह आपका और परिवार का नाम रोशन करेगा। बेटियां केवल दुख देती हैं, तो माँ बस 1 महीना तुम्हें और दुख दूंगी, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। झोपड़ी के अंधेरे में रह लूंगी, परंतु तुम्हारे महल की जगमगाहट देखने कभी नहीं आऊंगी। कहते कहते रत्ना का गला भर आया। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वह मुंह घुमाकर कमरे के भीतर चली गई। वंदना जैसे पत्थर की हो गई थी, परंतु उसके अंदर भी कुछ घुमड़ रहा था,
जो बाहर निकलने के लिए बेताब था। रत्ना ने उसके अंतर मन को हिला कर रख दिया था। वह सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। पुत्र मोह में कोई इतना अंधा नहीं होता कि बेटी को बिल्कुल उपेक्षित कर दे, उसका भविष्य बर्बाद करके उसे नाटकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दे। अंदर से घुमड़ कर जब उनकी आंखों से आंसू बह निकले तो उनकी चेतना लौटी। वह लगभग भागकर कमरे में गई और रत्ना को अपने अंक में भर कर बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ। यह क्या कर दिया मैंने तेरे साथ, परंतु अब चिंता मत कर, मैं तुझे इस घर से बाजे गाजे के साथ विदा करूँगी, तेरी पसंद के वर के साथ। फिर वह रोने लगी। रत्ना भी अपनी माँ के सीने से लगकर फफक पड़ी। दोनों को ही पता नहीं था कि वे दुख से रो रही थी कि खुशियों के अतिरेक से। उन्हें बस इतना पता था कि उनके चारों तरफ धवल ज्योत्सना बिखरी पड़ी थी, जिसने सबके मन के कलूष को धो दिया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।